शुभ संध्या। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का एक 1154 दिन है। और आज के दिन हम लोग फिर पहले की तरह अपना सेशंस को शुरू करेंगे हिंदी में। और आइए हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करें अपने भविष्य के लिए और इस सेशन के लिए। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी प्रतिदिन बिना किसी कांस्टेंट के लगातार मीटिंग करते चले आ रहे हैं। हिंदी में पहले, उसके बाद अंग्रेजी में, उसके बाद में फिर मलयालम में। और यह निरंतर है। और हम लोग आज हिंदी में 1154 दिन आज पहुंच चुके हैं। ये यात्रा लंबी है और यात्रा अनंत है। इस यात्रा में हम लोग नित्य एक नए स्पीकर से सुनते हैं। और आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर बबीता आलोक सिंह। आप सभी जानते हैं, इसके पहले भी डॉक्टर बबीता जी आपको एक लेक्चर दे चुकी हैं। आज मैं थोड़ा सा इनका परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर बबीता जी आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित है। होम्योपैथी जगत की एक अनुभवी, बहुमुखी और समर्पित चिकित्सक डॉक्टर बबीता आलोक सिंह। बबीता आलोक सिंह मुंबई से इन्होंने MD किया है। उसके बाद में LLB भी किया है और डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी किया है। और CGHO सर्टिफिकेट इन गायने जैसे अतिरिक्त योग्यता भी प्राप्त की है। ये उनके व्यापक ज्ञान और बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाती है। वे पिछले 20 वर्षों से होम्योपैथिक चिकित्सा का सफलतापूर्वक कार्य कर रही अभ्यास कर रही हैं और अपने क्लिनिकल अनुभव के माध्यम से अनेक रोगियों को समग्र एवं प्रभावी उपचार दे चुकी हैं। डॉक्टर सिंह का चिकित्सा दृष्टिकोण रोग केंद्रित, वैज्ञानिक एवं समग्र है, जिससे वे शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उपचार प्रदान करती हैं। उनका व्यक्तित्व चिकित्सा विविध ज्ञान और प्रशासनिक समझ का उत्कृष्ट समन्वय है, जो उन्हें एक प्रभावशाली चिकित्सक एवं प्रेरणादायक वक्ता बनाता है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके अनुभव एवं ज्ञान के व्यवहारिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मैं आज आपकी ओर से और सभी की ओर से इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी की ओर से डॉक्टर बबीता आलोक सिंह का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपना लेक्चर्स को शुरू करें। तो ओवर टू यू डॉक्टर बबीता जी, यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ। बबीता जी, आप स्टार्ट कर सकती हैं। आप अपने स्थिति को ठीक कर लीजिए। हेलो, नमस्कार सभी लोगों को। स्टार्ट करें सर? आप फुल स्क्रीन कर लीजिए ना। सर, पीपीटी आपकी का आवाज बहुत कम आ रही है। फुल स्क्रीन होता है ऊपर में। स्लाइड शो में जाइए। हाँ, स्लाइड शो में जा करके फ्रॉम बिगनिंग कीजिए तो आज स्टार्ट करें सर? आप फुल स्लाइड शो में गई ना। स्लाइड शो में वहां पर फ्रॉम बिगनिंग, लास्ट में कॉर्नर है, फ्रॉम बिगनिंग। आवाज तो आ रही है, आप लोग बोलिए, शुरू कीजिए। हाँ, आज मैं पॉक्सो एक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। मैं डॉक्टर बबीता सिंह। और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है जो जिसके पॉक्सो एक्ट के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मैंने LLB भी किया हुआ है। तो इस बारे में मैं आपको ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ, जहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो पॉक्सो एक्ट जो होता है, ये क्या है? पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये एक्ट 2012 में, ये 2005 से 2012 में इसको एक लागू किया गया है, जहां पे ये बच्चों को, जो 18 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, जिनको नाबालिग बोला जाता है, उन लोगों को कैसे
सेक्सुअल ऑफेंसेस मतलब यौन उत्पीड़न, यौन शोषण से कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए ये एक्ट लागू हुआ है 2012 में। और ये बेसिकली प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा के लिए है, बच्चों की सुरक्षा के लिए ये एक्ट बनाया गया है। और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसको सख्त पनिशमेंट दी जाती है। और बच्चों के खिलाफ जो भी ऑफेंसेस होते हैं यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के, ये है पॉक्सो एक्ट। अब हाँ, ये हमारे इंडिया में जितने बच्चे हैं वो टोटल वर्ल्ड के 20% आप देखें पॉपुलेशन के हिसाब से हैं। इतनी पॉपुलेशन है जहाँ पे यहाँ पे प्रताड़ित बच्चे बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से ये एक्ट पास किया गया है। ये मेन, ये इस एक्ट का ये नियम है कि ये जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। जो भी जिसमें प्रताड़ित बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, ये मेन एम है ये पॉक्सो एक्ट का। और ये एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन सबसे पहले सर्वोपरि रखा गया है। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया है कि जितने भी वनरेबल बच्चे हैं, जो इस से थोड़ा भी मतलब इन लोगों को सेक्सुअल अब्यूज और इसका सामना करना पड़ रहा है, तो जिस तरह से एक्ट बना है जिसमें बच्चों को आगे चल के इसके आगे कोई शोषण न हो, उस तरह से एक्ट को बनाया गया है जिससे कि आगे पुलिस, पुलिस के बाद जज, ये सब जो भी उनको आगे फेस करना पड़ता है वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो। न कि एकदम जैसे पुलिस लोगों को बोला जाता है कि वर्दी न पहनिए, और बहुत ही सामान्य तरीके से उन लोगों को अक्यूज जो है इसमें उन लोगों को सामने नहीं लाया जाता है बच्चों के। ये सब ये एक्ट में ध्यान रखा जाता है। अगर हम पूरे भारत छोड़ के पूरे वर्ल्ड में देखें तो ये देखिए कुछ कुछ जगह है जहाँ पे, जहाँ ग्रीन दिख रहा है आपको, हरा दिख रहा है, वहाँ सिचुएशन उतनी नहीं खराब हुई है पूरे वर्ल्ड में। और जहाँ पीला है वहाँ सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ठीक है, उतना ज्यादा खराब नहीं हुआ है। लेकिन आप अगर इंडिया पे ध्यान देंगे तो लाल कलर जो दिख रहा है वहां पे डिफिकल्ट सिचुएशन है। यहाँ पे जो बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं कुछ ज्यादा ही प्रमाण में हो रहे हैं। हर 3 मिनट पे कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग केस होती है। पहले तो रिपोर्टिंग भी नहीं होती थी, अब तो रिपोर्ट होने लगी है केसेस। अब इनमें से जितने प्रताड़ित हैं, अगर डेटा निकाला गया है 2007 का, जिसमें 150 मिलियन मतलब 1.5 लाख के करीब गर्ल्स हैं, 73 उसमें परसेंटेज देखा जाए तो अभी पूरा निकालेंगे तो 54% लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं। और बाकी के जो बच रहे हैं वो लड़कियां हैं इस समय। क्योंकि पहले के जमाने में लड़कियां ज्यादा प्रताड़ित थी, आज के डेट में लड़के भी उतने ही प्रताड़ित हैं जितनी लड़कियां हैं। तो ये अब्यूज, अब इसमें देखिए सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल अब्यूज ये दो तरह की चीजें ये इसमें लागू की गई हैं। असॉल्ट मतलब यौन उत्पीड़न होता है जहां पे फिजिकल हार्म किया जाता है बच्चे को, और उनको उनके कंसेंट के बिना, जैसे वो नहीं उनसे जैसे जो उम्र होती है वो कंसेंट देने लायक भी नहीं होती है, कि उनको पता नहीं रहता कि उनके साथ क्या हो रहा है 5 से 12 साल के बीच में। तो उन लोगों को ये असॉल्ट माना जाता है कि उनके बिना कोई कंसेंट के उनको हाथ लगाना, फिजिकल हार्म देना और डराना धमकाना, फिजिकल फोर्स से उनके ऊपर हावी हो जाना, ये सब जो यौन उत्पीड़न होता है ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देके जाता है। मतलब उनके दिमाग में जो इम्पैक्ट होता है वो पूरा बड़े होने के बाद जब उनको समझ में आने लगता है तो कुछ ज्यादा उन लोगों को उस चीज का प्रभाव पड़ता है। आ- आगे चल के हम देखेंगे होम्योपैथिक में उसके कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से हुए प्रभाव को हम देख सकते हैं, जहां आगे चल के ऑटो इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। तो ये जो प्रूफ का जो बोले थे ना पंकज को, अगर हम फोटो कॉपी एनालिसिस करेंगे तो 2025 के हिसाब से जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो क्राइम ऑफ इंडिया है, उसमें 9 से 10% जो क्राइम है वो ज्यादातर रजिस्टर किया गया है जो सेक्सुअल अब्यूज का है, जिसमें 177 लाख 335 में 38% चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में पॉस्को द्वारा रजिस्टर्ड केसेस हैं अगर हम देखें तो। और उसमें साइबर क्राइम भी इंक्लूडेड है। जब से मोबाइल निकला है
तब से ये साइबर क्राइम भी स्टार्ट हो गया है, जहां बच्चों के गलत तस्वीर यूज होती है और पोर्नोग्राफी वगैरह के लिए यूज किया जाता है बच्चों को, तस्वीरों को। अभी हम देखें कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, जो ये यौन उत्पीड़न का मामला है, ये कई तरह में पॉक्सो एक्ट में लिया गया है, जिसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट होता है, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी। अब इसमें ये देख रहे हैं हम लोग, एग्रेवेटेड जो बार बार दिया गया है, उसका क्या अर्थ होगा? एग्रेवेटेड मतलब होम्योपैथी में तो एग्रेवेशन कुछ अलग नियम से होता है, लेकिन यहाँ पे जो एग्रेवेटेड जो बोला गया है, वो एग्रेवेटेड का मतलब अलग है, जहाँ पे बहुत ही, जैसे कि बच्चों के विश्वास का फायदा उठा के उनके साथ गलत कार्य किया गया हो, वो एग्रेवेटेड में आता है और वो बहुत हीनियस क्राइम माना जाता है। चाइल्ड के साथ जो भी उनके जैसे कि पुलिस ऑफिसर ने यौन उत्पीड़न करे, आर्मी पर्सनल, सिक्योरिटी, पब्लिक सर्वेंट या फैमिली मेंबर या रिलेटिव, ये जहां पे बच्चा उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर रहा है और उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो वहां पे ये एग्रेवेटेड में लिया जाता है, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। 12 साल के कम बच्चे हैं तो और उनमें ज्यादा प्रमाण में पनिशमेंट दिया जाता है। अभी पेनिट्रेटिव में जहाँ पे अलग अलग तरह के होते हैं, रेप वगैरह, सेक्सुअल हरासमेंट, अलग अलग सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 3, सेक्शन 7। अब इसमें पनिशमेंट कैसी होती है कि सेक्सुअल हरासमेंट और असॉल्ट की जो पनिशमेंट है वो 3 साल से 7 साल तक चली जाती है, जहाँ पे विक्टिम अलाइव है और फाइन के साथ। लेकिन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, जहाँ रेप किया गया है, वहां पे विक्टिम की उम्र अगर 16 साल से कम है तो 20 साल की सजा होती है विद फाइन, और एग्रेवेटेड सेक्सुअल एक्ट है तो उसमें 5 से 10 साल की सजा होती है। और जहाँ पे एग्रेवेटेड रेप किया है, जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वहां 20 साल और प्लस इम्प्रिजनमेंट ऑफ डेथ भी होता है। मतलब यहाँ डेथ पेनल्टी भी दी जाती है 20 साल की सजा के साथ। पोर्नोग्राफी के लिए भी अलग सजा है, 5 से 7 साल की सजा। तो अभी कोर्ट द्वारा कैसे पॉक्सो एक्ट को हैंडल करते हैं, ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं ये केस, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि 60 दिन के अंदर उनको पूरा इन्वेस्टिगेशन फिलअप करके जो भी है, 1 साल के अंदर कोर्ट में उसका न्याय मिल जाना चाहिए। मैक्सिमम 1 साल का ड्यूरेशन फास्ट ट्रायल कोर्ट में किया जाता है। और इसमें क्या क्या और होते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं रखी हैं इसमें, जिस तरह से बच्चा पहले ही शोषित हो गया है तो आगे चल के और उसके साथ गलत और चीजें न हो, जिसके उसे दिमागी हालत और खराब ना हो। इसकी वजह से बच्चों को रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट कैमरा में लिया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और ये जो आइडेंटिटी है कहीं भी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। पुलिस स्टेशन वगैरह में नहीं बुलाया जाता है, पुलिस अफसर यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं। ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं पॉक्सो एक्ट में। अभी हम ये देखते हैं कि जब पॉक्सो एक्ट है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट, ये में डिफरेंस क्या होगा? फिर क्यों पॉक्सो एक्ट बना है? जुवेनाइल जस्टिस भी तो उसी के लिए है, 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए। तो ये दोनों में क्या फर्क है? पॉक्सो एक्ट जो होता है वो बच्चों के जो उत्पीड़न है, सेक्सुअल ऑफेंसेस है, उनके लिए सेफगार्ड करने के लिए है। जुवेनाइल जस्टिस है जहां पे बच्चे खुद उसमें इन्वॉल्व हैं और उन उन लोगों को जो रिहैबिलिटेशन और उन लोगों का जो बचाव प्रक्रिया है, वो जुवेनाइल जस्टिस होता है। यहाँ पे बच्चा, जैसे कि आप निर्भया केस में अगर देखेंगे तो जिसमें से उसमें से एक जो था जिसको अक्यूज माना गया था, वो 17 ईयर्स का था। तो उसमें भी उसको जुवेनाइल के अंदर उसको रिहैबिलिटेशन करके आगे चल के रिलीज किया गया, जिसके लिए बहुत ज्यादा पब्लिक आउटरीच हुआ कि वो 17 साल का था और उसने उस सबसे ज्यादा हीनियस उसमें बर्बरता दिखाई थी। तो उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो पास हुआ है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। ये अमेंडमेंट है कि अगर
जो भी इसमें इन्वॉल्व है, अगर वो 16 से 18 साल का है तो उसको एक अडल्ट के जैसे हीनियस क्राइम में वैसी ही सजा मिलेगी जैसे बाकी सब अडल्ट को मिलती है। ये फर्क है जुवेनाइल जस्टिस और पॉक्सो एक्ट में। प्रोसेस वगैरह हमने देख लिया है कि मजिस्ट्रेट के सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू किया जाता है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन, हम जैसे हम डॉक्टर हैं तो हम मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए यहाँ 164A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का। अगर विक्टिम गर्ल चाइल्ड है तो वुमेन डॉक्टर होनी चाहिए, और मेडिकल एग्जामिनेशन पेरेंट या कोई और विटनेस के सामने किया जाता है। यहाँ पे अगर पेरेंट का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो और कोई लेडी विटनेस को रखा जाता है साथ में। रोल ऑफ डॉक्टर्स क्या होता है कि डॉक्टर्स को ये जितने भी उत्पीड़न के मामले होते हैं वो मेडिको मेडिकल केस में, ये इस केस में हमेशा तुरंत पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। बट ये इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो अगर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है इस चीज की तो कहीं ना कहीं बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा और अक्यूज वैसे ही उसको सजा नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये लीगल फ्रेमवर्क है कि डॉक्टर्स को ये रिपोर्ट करना होता है तुरंत ही जैसे ही उन लोगों को पता चलता है। अगर ये नहीं किया उन्होंने तो 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट भी होता है, सजा मिलती है ये एक्ट में सेक्शन 21 में। और इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए और तुरंत पुलिस स्टेशन के द्वारा और मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना होता है। ये हमारे रोल है प्रोफेशनल का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसमें हम लोग कंसेंट भी लेते हैं। अगर 12 साल के नीचे के बच्चे हैं उनके गार्जियन से इन सब कंसेंट लिया जाता है, और वो चीज हम एज ए मेडिकल प्रोफेशनल ये हमारी जरूरी होता है हमारे लिए। और आगे चल के जैसे क्या हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या नहीं, वो सब भी हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, कि कब कैसे क्या हुआ था, इमोशनल उसके फिजिकल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए। अभी इसमें इम्पोर्टेंट मैंडेटरी रिपोर्टिंग जो है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह विक्टिम का करना भी उतना ही जरूरी होता है। ये इमरजेंसी केयर देने के साथ अगर विक्टिम कुछ उसको प्रॉब्लम है तो उसके साथ उसका पहले इलाज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेडिकल प्रोफेशनल के लिए। इसमें चैलेंजेस और ड्रॉबैक्स भी होते हैं कुछ कुछ। ये है कि अगर चाइल्ड कंसेंट नहीं दे रहा है तब वो एक क्लियर इंडिकेशन या गाइडेंस या डायरेक्शन नहीं है पॉस्को एक्ट में, एक कंट्रोवर्सी और चैलेंज में आता है। और फीमेल एग्जामिनेशन के लिए नहीं है और कोई मेल है तो तुरंत इमरजेंसी केयर देना है तो क्या करना है, ये थोड़े चीजें इसमें एक चैलेंजेस है जहाँ पे थोड़ा लीगल ये हो जाता है कंट्रोवर्सीज। और बॉर्डर ये ब्रॉडर इश्यूज ऐसा होता है कि इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, अगर बराबर किसी को पता नहीं है कि क्या मतलब कैसे क्या करना है, पेशेंट को ले लिया फटाफट, तो ये जरूरी जानकारी होनी चाहिए डॉक्टर्स को। विक्टिम को कैसे उसको हैंडल करना है, कितने ही एम्पैथेटिकली, जैसे कि बहुत ही सहजता से उससे बात करनी चाहिए, कैसे एग्जामिनेशन करना है, ये सब बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। अभी इसमें देखिए पॉक्सो से रिलेटेड लेटेस्ट केसेस जो हुए हैं, जैसे केरला में आपने देखा तिरुवनंतपुरम में एक 18 साल के बच्चे को ब्रूटली फिजिकली हार्म करके उसको पटक पटक के कितनी इंजुरीज आई, ब्रोकन बोन, मार दिया गया। तो ये सब पॉक्सो एक्ट में उन लोगों को बहुत बार वो एडमिट हुआ लेकिन वो नहीं हो पाया, तो ये एक पॉक्सो में आता है। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश का एक केस है जहाँ पे एक 6 साल के बच्चे के साथ 24 साल के आदमी ने रेप करके मर्डर कर दिया था। तो ये भी जो एक केस है पॉक्सो में लिया गया, जिसका पूरा ट्रायल 56 दिन में खत्म होके उसको सजा मिल गई। तो ऐसे भी स्विफ्ट ट्रायल्स अगर करेंगे तो तुरंत न्याय मिल सकता है जहां बच्चों को पहले से ही प्रताड़ित रहते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्वामी सरस्वती जो अभी मुक्तारेश्वर हैं, इनका भी एक केस है जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला चल रहा है। तो ये सब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हैं जो अभी चल रहे हैं।
और बहुत सारे में न्याय हो गया है, जो कि 1 साल के अंदर का समय सीमा तय की गई है सरकार द्वारा इस एक्ट में। तो हमको करना क्या है, मतलब ये जो हो रही है ये सब चीजें, चाइल्ड अब्यूज, तो कहीं ना कहीं हमको बच्चों को सिखाने की जरूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करना होगा कि स्कूल लेवल पे बच्चों को, कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जो टॉडलर्स हैं, जो समझ नहीं पाते हैं, 3 साल के बाद स्कूल में चले जाते हैं, वहां उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है। तो गुड टच, बैड टच, ये सब सिखाना होता है स्कूल में। वहां पे पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि भाई सेफ एनवायरनमेंट कैसे हो, कहाँ बच्चा जा रहा है आ रहा है, बहुत सारे और भी चीजें हैं कि न कि ऐसे ही बच्चों को छोड़ दिया गया। तो एजुकेशन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी होनी चाहिए। पेरेंट्स को देखना है कि कहीं बच्चे को कहीं घाव लगी है, कहाँ लगी है, कोई साइन ऑफ अब्यूज है क्या, अगर वो बोल रहा है कहीं दर्द हो रहा है कहीं। तो ये सब पेरेंट्स कितने भी अगर वर्किंग हो तो उनको वो चीज का बहुत जरूरी है ध्यान देना। क्योंकि आजकल हम नहीं बता सकते कि ये यौन उत्पीड़न कहाँ कहाँ हो सकता है। कहीं बच्चा खेलने गया है, केयर टेकर के साथ है, स्कूल में है, नीचे है कहीं और, या उनके रिलेटिव जो आते हैं और हम छोड़ देते हैं रिलेटिव के भरोसे। तो बहुत सारे यौन उत्पीड़न यही सब लोगों के द्वारा ज्यादातर होते हैं। तो ये सब के लिए हम एज अ पेरेंट हमको ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, और रखना जरूरी भी है। अब अब हम होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव देखें तो होम्योपैथी इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जो होम्योपैथी का बेसिक होलिस्टिक सिस्टम है कि लाइक क्योर्स लाइक, जैसे ही हम होम्योपैथी में इतनी सारी मेडिसिन हैं जहाँ पे ये जितने सिम्टम्स आते हैं, अगर आप देखें कि शॉक स्टेज में पेशेंट है, सडनली वो बात करना बंद कर दे रहा है, लोगों से बाहर मिलना जुलना बंद कर दे रहा है, हमेशा डरा हुआ है बच्चा, हम कोई एक शख्स के लिए वो फियरफुल है, उससे उसको नहीं मिलना है, हमेशा ये जगह पे जाने पे उसको डर लग रहा है, डिप्रेस्ड मूड है, पहले अच्छा खेलता हुआ बच्चा अचानक अग्रेसिव, बहुत ज्यादा एकदम उसका मूड चेंजेस होने लगा है, बहुत चिल्लाना, अलग बिहेवियर जब चालू हो जाता है। तो ये सब चीजों पे भी अगर पेरेंट ध्यान देते हैं तो ये होम्योपैथी में ये सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा अच्छे, मतलब उसमें बहुत सारी जो ऐसी मेडिसिन है जो तुरंत काम करती हैं। ये अगर PQRS सिम्टम जो हमको मिलते हैं अलॉन्ग विथ पेशेंट की हिस्ट्री, अगर आप रॉबिन रॉबिन मर्फी होम्योपैथिक मेडिकल रेपर्टरी में देखें तो यहाँ पे एक चैप्टर है चिल्ड्रन करके, वहां पे ये बेसिकली पॉजिटिव फैक्टर में आप पा सकते हैं कि चिल्ड्रन में अब्यूज, उसमें जनरल एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग, अगर आप देखें तो ये जितने भी ये अनाकार्डियम, कार्सिनोसिन, कोलोसिंथिस, इग्निशिया, लाइको, नाइटमूर, ये सब मेडिसिन्स बहुत असरकारक होते हैं अगर हम बच्चों को उनके जो भी जैसे भी उनका रिएक्शन होता है, जैसे टेम्परामेंट होता है, वो अगर उस हिसाब से हिस्ट्री लेके दे दें। तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम होता है ज्यादातर बच्चों के साथ, जो यौन उत्पीड़न के जो बच्चे होते हैं, तो पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक सिंड्रोम में ये बहुत ही कारगर है होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसमें आप सेक्सुअल अब्यूज फ्रॉम आप देखें तो एक्ोनाइट, आर्निका, कार्सिनोसिन, इग्निशिया, ये सब मेडिसिन जो हैं, वायलेंस जहाँ पे उन लोगों को फिजिकल हार्म किया जाता है, जो उसमें भी आर्निका, कार्सिनोसिन, ओपीएम है, स्टेफिस एग्रिया है। तो आप देखें अगर एक एक अगर मेडिसिन को अगर आप स्टडी करें, जैसे लाइको है जहाँ पे बच्चा एकदम ही डरा हुआ है, अकेले नहीं रहना चाह रहा है, उसको लग रहा है अकेले रहने पे कुछ उसके साथ हो ना जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ कर नहीं पा रहा है, ये सब जितने अगर उसके सिम्टम्स अगर है इसमें अगर पाए जाते हैं तो बहुत उस पे कारगर साबित होंगे। पल्सिटिला है, तुरंत रो देना, ये सब अगर आप देखें तो बहुत ही कारगर होता है होम्योपैथिक मेडिसिन। हायोसाइमस है, जहाँ पे बच्चे को ऐसा लगता है कि फिर मुझे कोई तकलीफ देगा, फिर हार्म होगा मुझे, और या तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है बच्चे को कि सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना, नहीं तो हम तुमको, तुम्हारे पेरेंट्स को हम मारेंगे या आपको मारेंगे।
तो ये फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, ये सब जो होते हैं सिम्टम्स, फियर ऑफ, ये सब ज्यादातर सिम्टम्स आप हायोसाइमस में देखेंगे। तो ये बच्चों में भी, जैसे पोस्ट ट्रोमेटिक वाले बच्चों में भी ये सिम्टम अगर आपको मिलते हैं तो बहुत ही असरकारक होता है ये सब मेडिसिन, जो मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस में देखे हैं। जिन बच्चों को काफी कम एज में यौन उत्पीड़न होने के बाद उनको वो चीज बाद में समझ में आती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो वो बहुत सारे केसेस में अगर आपकी जनरलिटीज, फिजिकल जनरल सब मैच हो रहे हैं मेंटल्स के साथ, तो उस पे बहुत ही फर्क पड़ता है पेशेंट को। पराइटा काप ले लीजिए, फॉस्फोरस, ये सब मेडिसिन्स अगर सिम्टम सिमिलैरिटी के साथ आप जाते हैं, स्टेफिसाइग्रिया, एकोनाइट। एकोनाइट तो एकदम जैसे सडन शॉक में जब हमको मिलते हैं, स्टार्ट में ही अगर हम दे देते हैं तो बहुत ही उसका इमोशनल फिजिकल डिस्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। फॉस्फोरिक एसिड, ओपियम। ओपियम में तो वो एकदम ही डिस्कनेक्टेड रहता है, एकदम चुप, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, एकदम जो एकदम शांत हो जाए, साइलेंट मूड पे। तो ये तो हुआ मेडिसिन का बात। तो इसके आगे अगर हम और क्या कर सकते हैं कि ये जो असॉल्ट जिनके साथ हुआ है, तो हम उनको इमीडिएटली उनको बता सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, मेडिकल अटेंशन दे सकते हैं अगर उनको कहीं इंजरी हुई है, वो चीज का हम ख्याल रखें। और भी मेडिकल टेस्ट कराएं जहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस अगर हो सकते हैं, रिपोर्टिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और फैमिली मेंबर जहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों के मेंटल इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए। थेरेपी कर सकते हैं बच्चों के लिए। थेरेपी जो होती है, अलग अलग काउंसलिंग थेरेपी होती है, जहाँ पे इमोशनली जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है कि आप हमको बताइए और क्या आपको इमोशंस हो रहे हैं और क्या आप फील कर रहे हैं, तो हम उनको अलग अलग तरीके से कैसे ये उनके दिमाग को संतुलित किया जा सकता है, हम उनको एज अ होम्योपैथ विथ एक्सपीरियंस जरूर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। सेल्फ केयर और कॉन्पैक्ट, ये जो लीगल वगैरह जो है, सीक लीगल असिस्टेंस के साथ जो भी बाकी की प्रक्रिया है। पेरेंट, यहाँ पे ये जरूरी है कि हमको बच्चों की मेंटल, जो भी उनका मेंटल इम्पैक्ट हुआ है, यहाँ पे एक एज अ होम्योपैथ अगर हम समझते हैं तो वो हम बराबर केस टेकिंग लेके उन लोगों को बहुत ही अच्छी मेडिसिन मिल सकती है, जहाँ पे उनका इलाज लगभग लगभग उनकी हर एक चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1098 ये नंबर सबको या मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे जो भी हेल्पलाइन है बच्चों को हेल्प करने के लिए पॉक्सो से रिलेटेड, वो दी जाती है। ठीक है डॉक्टर साहनी, इतना ही है हमारा। कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अ, आप थोड़ा सा और, अभी हमारे पास में बहुत समय है, 25 मिनट है, तो थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए। और किन्हीं को कोई सवाल है तो वो टाइप करिए चैट बॉक्स में। आप सर आवाज बहुत बबीता कम जी, आ आप रही है। चैट बॉक्स को चेक करिए, उसमें अगर कोई सवाल हो। किसी को कोई इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है, मेडिको लीगल। हाँ बबीता जी। हाँ, हाँ ये हाँ बोलिए सर। आप, एक सवाल है इसमें, व्हाट आर द रूब्रिक्स टेकन पीसीओएस में, रूब्रिक्स सर क्या आपकी लिया जा आवाज सकता थोड़ी है? तेज करिए ना, थोड़ा स्लो आप है। इसमें रूब्रिक्स क्या लिया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? रूब्रिक्स, रूब्रिक्स, रिपर्टोरियल रूब्रिक्स क्या हो सकता है? सर आवाज थोड़ा, अभी आवाज आया पूरा? रिपर्टोरियल रूब्रिक्स क्या हो सकता है? आवाज नहीं। हेलो। होम्योपैथी में जो रूब्रिक्स है, आप
पीसीओएस के लिए जो रूबिक्स यूज कीजिएगा उसको क्या ले सकते हैं। और चार्ट दूसरा है बॉक्स, चार्ट चार्ट बॉक्स में देखिए, उसमें लिखा हुआ है, उसी के आधार पर। बबीता जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गई हैं। बबीता जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। बबीता जी सुन रही हैं? आकांक्षा जी, आप कुछ कुछ बोलना चाहती हैं? ठीक है, आप अपने को अनम्यूट कीजिए हाँ आकांक्षा सर, जी। ये इसमें क्या लिखा है, व्हाट आर द रूब्रिक्स टेकन। हाँ, रूब्रिक्स क्या क्या ले सकते हैं बच्चों हाँ, में। इसमें तो बहुत हमें सारे पता। रूब्रिक्स हैं सर, इसमें जैसे अगर हाँ, कुछ कुछ आता का है चर्चा जैसे कीजिए। पेस कैसा है, एंजाइटी भरा, एंजाइटी तो सबसे पहले आएगा, हाँ इम्पल्सिव आएगा, रेस्टलेस एक्टिविटी आएगा, स्टूप शो जो भी है। और जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी आ सकता है। हाँ हाँ। हरिनारायण जी, इसमें एक तो रूब्रिक्स तो बहुत बेसॉर्टेड बृहद फीलिंग हो आती जाएगा। है, बेसॉर्टेड अगर आप हाँ सिंथेसिस रेपर्टरी में जाएंगे तो बेसॉर्टेड आएगा। और एंशियस, मैं मोस्टली मैं सिंथेसिस रेपर्टरी रेफर करती हूँ सर। और हाँ। इसमें रॉबिन उसमें मर्फी, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज भी है रूब्रिक्स। फ्राइटेंड ऑन फेस, फेस एक्सप्रेशन हाँ फ्राइटेंड आएगा। और भी जैसे मतलब जैसे जैसे हम लेते हैं केस उस हिसाब से आएगा, जैसे बाइटिंग नेल्स हो सकता है, रबिंग फेस विथ हैंड्स, रबिंग रबिंग द हैंड्स टुगेदर, ये सब आ सकता है, ग्रीमेसेस। हेलो। हाँ, आकांक्षा जी, आप बोलिए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। मैम मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने थे आपसे। हाँ हाँ, बोलिए। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे आप ये टॉपिक बता रहे हैं, ऐसे ही मतलब कि आज क्लिनिक में मेरे पास पेशेंट आई थी, छोटी बच्ची थी एक। हाँ हाँ हाँ। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये केस जैसे आपने रेमेडी बताई, मैंने इनको प्रिस्क्राइब की सेम ही। अच्छा अच्छा। जी। जैसी आपकी थी वैसे ही मैंने सेम रूब्रिक वगैरह सब कुछ निकाल के सिलेक्ट की एंड में। हाँ तो हाँ हाँ। अभी उसका मतलब कि ट्रीटमेंट चल रहा है बच्ची का। वो 2.5 मंथ्स की है। और टू जो एंड हाफ मंथ्स की है और उसके साथ कुछ हुआ है? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि उसकी फैमिली में हुआ है, उसका अदर ट्रीटमेंट चल रहा है ये। अच्छा उसकी अच्छा। फैमिली में किसी कजन के साथ हुआ था, उसको दी थी। लेकिन उसी की हम्म। फैमिली में मतलब कि एक बच्ची आई मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, ये बोल रही हूँ। और मैम हम्म। ये बोल रही थी कि उसको ना छोटी सी बच्ची जैसे 2.5 महीने की है। उसको आज मतलब कि बाइक से, जैसे बाइक में बैठी होगी, बाइक से कि ले रही होगी अपने पापा के साथ, बैठी होगी मम्मा के साथ। तो हाँ उसको हाँ ना वो हो गया, जैसे बर्न हो जाता है ना, जैसे बाइक का वो हवा, जैसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना आप, गरम गरम लग जाना, सेंसर लग हाँ जाना। हाँ, आगे आगे बैठाते हैं बच्चों को जी जब। जी, हाँ जी, वही वही। तो हम्म, वो मेरे पास मतलब की आई। तो उसको ना वो मक्खी से कहते हैं ना बॉयल टाइप, मक्खी वो अपने हाँ लोकल हाँ लैंग्वेज फोड़ा टाइप दे दिया, हो हाँ गया है। हाँ। उसको मैंने ना पूरा सब सिलेक्टेड वगैरह उसको करके, सब मक्खी क्वेश्चन पुट करके, सब कुछ मदर से पूछ के, तो मैंने उसको कैंथेरिस की ना मक्खी क्रीम जो आती है हमारे में, वो दी मैंने बर्न के उसको। हिसाब से दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। क्योंकि बच्ची इतना बोल नहीं सकती, फिर मदर ही उसी का बता रही थी कि ऐसे 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 है। तो मुझे ये डिस्कस करना था कि हम जैसे उस बच्चे को, मतलब जैसे 2.5 महीने का बच्ची है। हाँ तो हाँ अब हाँ। जैसे मैंने उनको ये भी बोला कि इसको ना, पूछा मैंने इसको सिम्टम्स वगैरह भी पूछे मदर से। वो कहते हैं हम्म, इसको गर्मी बहुत लगती है। मैंने इसको ठंडे में रखो, वैसे गर्मी बहुत हो रही है। और हम्म, इसको साथ में जैसे आइसिंग वगैरह भी करते रहो थोड़ी थोड़ी, ताकि इसको रिलीफ मिले। अच्छा। कैंथेरिस तो मैंने उसको दी क्रीम, और साथ में मैंने बोला वो तो ज्यादा नहीं स्पेसिफिक लगानी है हो गया। इसको। तो इसमें एक्चुअली पीडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं, इसमें हम लोग ज्यादातर माँ से पूरा इंक्वायरी ज्यादा होता है। जी जी। फ्यू सिम्टम्स वॉट एवर फिजिकली आपको जैसे क्लिंग कर रहा है बच्चा, ये सब तो दिखता ही है। हाँ जी। सिर्फ माँ ज्यादा बता पाती है कि भाई कैसे क्या इसका रिएक्शन होता है, कैसे एंगर, मतलब भूख लगती है तो क्या, या तो गुस्सा आ रहा है या जो भी है। तो ये सब माँ
से ज्यादा आपको इंक्वायरी करनी होती है? एक्चुअली मैम, मैंने मदर से सब कुछ डिस्कस किया है। निखिल जब वो मेरे पास आए वो इतने पैनिक हो रखे थे कि मैम, डॉक्टर साहब मुझे पहले इसी का मतलब ट्रीटमेंट करवाना है, जो इसको मतलब ये पेन हो रही है। इस तभी मैंने उसको ऑन स्पॉट मंथ की वही दी, 3-4 अच्छा। रूब्रिक्स कलेक्ट किए, उसी के हम्म। बेसिस पे बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। बाकी ट्रीटमेंट तो चलो मतलब क्यों कहते हैं बाद में ले लेंगे, पहले आप मुझे यही दो। ठीक मतलब है बड़े ठीक। मतलब वो पैनिक हो रखे थे पेरेंट्स, तो फिर मैंने कैंथेरिस क्रीम ही उसको दी, मेरे पास हाँ थी अपनी क्लिनिक में, तो मैंने उसको वही दी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। पहले तो आप फर्स्ट आपने दे दिया है, ठीक है, बट सेकंड और थर्ड में जैसे कि आपको बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल देना है तो डिटेल केस टेकिंग लगता है इसके लिए। ऑब्जेक्टिव सिम्टम तो ठीक है। वो तो मैम ठीक है, मैं बस यही डिस्कस करना चाहती थी, जैसे मैंने उनको ये बोला है कि अब 2 और 3 डेज में मेरे को वापस विजिट करना मेरी क्लिनिक में, जब मैं अपनी हम्म। हॉस्पिटल में होंगी वहां बताना। तो वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, लेकिन मैं यही डिस्कस करना चाहती थी। इसके अलावा फिर उसको मतलब मैं कि कैंथेरिस 2 और 3 डेज के लिए सफिशिएंट है ना क्रीम? हेलो। आपकी आवाज आ रही है आकांक्षा जी? हाँ जी, हाँ जी सर, वो मैम से डिस्कस कर रही थी, मैम शायद बीच में उनका नेटवर्क इशू आ रहा है शायद। नहीं नहीं, आपका आप बोलिए ना, आप तो आवाज सब लोग सुन ही रहे हैं आपके। हाँ जी सर, वही डिस्कस कर रही थी कि 2 और 3 डेज के लिए उनको जो मैंने दिया मतलब कि सफिशिएंट है ना कैंथेरिस का, जब उसके बाद जैसे वो आएंगे मेरे पास 2 और 3 डेज बाद, तो फिर उसका वो सिम्टम लेके फिर उसको अगर हम ग्लोब्यूल्स में दें या ये प्लेसिबो भी सामने दें, सफिशिएंट है ना? देखिए, प्लेसिबो तो तब तक आप देते रहेंगे जब तक कि उसका प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है। जी। और अगर ये प्लेसिबो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है तो आपका जैसे जैसे लाभ हो रहा है तो अभी आप कंटिन्यू कीजिए, उस पर दवा चेंज करने का जरूरत नहीं है। आप खाली प्लेसिबो पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन जब लगे कि आपका ये स्टैटिक हो गया है, रुक गया है, तो वहां पर आप तो थोड़ा सा पोटेंसी को एक पोटेंसी रेज करके आप आगे बढ़िए, तो वह होगा। और मैं तो कहूंगा कि ऐसे केस में आपको 50 मिलीस्मल पोटेंशियल यूज करना ज्यादा बेहतर होगा। ओके सर जी, थैंक यू। और सर अभी जैसे बच्चे आते, बच्चे बोल नहीं पाते, कई बार पेरेंट्स भी की शाई फील करते हैं फर्स्ट विजिट में। जैसे लास्ट मेरे पास पेशेंट आए थे विद की फैमिली, वही अपने पेरेंट्स का बच्चा आया है, वो 8-9 महीने का था, उसको ना टीथिंग प्रॉब्लम थी। उसको मैंने उनके साथ में कलकेरिया फॉस भी दी है, उसको सारी बोन्स नहीं में भी ठीक है, वो थोड़ी। तो आपका पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो आपका है, लेकिन वो आपका अपने आपका सवाल क्या है, आपको पूछना क्या चाह रही है? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, उसको ना टीथिंग ग्राइंडिंग करते ऐसे कहते हैं ना, क्रशिंग करते प्रॉब्लम आ रही थी टीथ में। ग्राइंडिंग टीथ है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ग्राइंडिंग टीथ है तो खाली एक लक्षण पर तो नहीं होगा ना, उसमें तो हम रिपोर्टरी में बहुत सारी मेडिसिन है ना। हाँ जी सर, वो अकॉर्डिंग टू मतलब उसके सिम्टम्स थे रूब्रिक्स वगैरह करके, फिर मैं एंड में ये हाँ, तो नहीं। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स टोटलिटी पर लीजिए ना, कैलकेरिया फॉस भी आई, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ में। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ खाली रात में सोते हैं कि और कभी भी होता है? सर कभी रात में होती है, कभी उसको दिन में निकल, जो उसने मुझे उस टाइम बताया। बाकी मतलब सिम्टम्स के साथ उसका वो रात को थी प्रॉब्लम टीथ की। हाँ तो ड्यूरिंग स्लीप है ग्राइंडिंग टीथ। तो ग्राइंडिंग टीथ तो कोई जैसे इसमें डॉक्टर ये बता रहे हैं, सीना है। सीना तो एक कॉमन मेडिसिन है, लेकिन अगर स्पेसिफिक मेडिसिन चाहती हैं तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में जाइए, हाँ जी, हाँ जी, जी सर। है ना। जी। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में आपको मिल जाएगा बहुत बढ़िया से। जैसे मैं बता रहा हूँ ग्राइंडिंग ऑफ टीथ स्लिप ड्यूरिंग्स में आपको रूब्रिक्स मेडिसिन में करीब करीब 71 मेडिसिन है जी, जी सर। है ना। जिसमें कि आप पेशेंट के विषय में कॉन्स्टिट्यूशनली अगर जाएंगे तो ट्यूबरकुलिनम भी देख सकती हैं, ठीक है। हाँ जी, जी। ट्यूबरकुलिनम है, बेलाडोना है, आर्सेनिक है, बैसिलिनम है, ये सब आते हैं, है ना। उसके ओके सर। साथ में फिर आपको सोचिए मेंटल सिम्टम्स को और फिजिकल, जैसे खाली ग्राइंडिंग ऑफ टीथ अकेले तो नहीं होगा, उसके साथ में और भी होगा ना। जी सर, उसने उनके पेरेंट्स ने बच्चे का यही बताया मेन। और बोन्स का बता रहे थे कि इसकी अच्छी तरह मतलब कि वो स्ट्रांग नहीं है, मतलब कि कम बोन्स डेवलप अच्छी तरह नहीं हाँ हुई है। तो ये आपका आपका इसका जैसे कह रहे हैं कि ग्रोथ अच्छा नहीं है, तो डेलिकेट पनिक से रूब्रिक्स भी आएगा, है ना। उसका माने कि डेवलप वीक कंस्टिट्यूशन आएगा, रूब्रिक्स भी है ना आपका।
आप रिपर्टरी जो यूज करती हैं, सिंथेसिस रिपर्टरी यूज करती हैं, तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए ना, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वीक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, आपको एक अलग अलग करके कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है ना। फिर लीन एंड थीन है, एंड इमेसिएटेड चाइल्ड है, तो ये सब तो आपको ले सकती है ना। हाँ जी जी सर। हाँ, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ एसोसिएटेड विद द इमेसिएशन चिल्ड्रेन इन, है ना। अगर वो जी जी आप देख लीजिए, इमेसिएशन है कि वो दुबला पतला उसका नेचर है, ठीक है ना। दोनों को देखना होगा कि इमेसिएशन उसका जो वो इमेसिएशन समझ रहे हैं ना, हाँ जी सर। उसका विकास नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो दूसरा कारण से भी है तो उसको भी आपको लेना पड़ेगा। तो इतना पर तो नहीं, केवल इतनी बात पर तो आपका नहीं होगा ना, इस पर आपको डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा, ये इसका और भी होगा। तो इतना पर जी हम लोग आप कहेंगे कि दवा बता दीजिए तो ये सब संभव है नहीं, आपको स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा, डिटेल केस हिस्ट्री लेना पड़ेगा, तब पर उस पर आ जाएगा। और जहां तक जी जी आज का विषय है, ये आपका लीगल एक्ट के विषय पर चर्चा है। ये रिपोर्ट केस जो ये जो आपको मैडम आपको बता रही हैं, वह केस इसके ऊपर में बता रही हैं कि इसका पीसीओएस का रेगुलेशंस में के तहत होम्योपैथी की क्या भूमिका होगी, होम्योपैथिक चिकित्सकों की क्या भूमिका होगी, और इसी विषय पर इनका चर्चा था। ये केस पर नहीं था इनका, इनका चर्चा था पीसीओएस के जैसे बच्चों में जो है ये जो कंडीशंस है, इस पर जो 2012 में ये बबीता जी, ये 12 का एक्ट है ना, 2012 का एक्ट है ना, ये हाँ एक्ट कब का? 2012। हाँ, 2012 का एक्ट है। तो इस एक्ट में के तहत क्या प्रावधान है, इसके विषय में चर्चा कर रहे थे, और इस प्रावधान को हम लोग होम्योपैथी के रूप में कैसे देखते हैं, इस पर चर्चा चल रहा था। तो यस इस सर आई नो प्रावधान को सर। देखना, समझ रही है ना। हाँ जी हाँ जी प्रावधान सर। के तहत क्योंकि जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसके साथ में आपको जानकारी होनी चाहिए, और यही जानकारी डॉक्टर बबीता जी आप लोगों को यहाँ पर आज दे रही थी। तो इसको जी ध्यान सर। में रख करके आप इसको आगे इस पर, अगर इस पर कोई सवाल हो एक्ट के संबंध में, एक्ट पर इम्प्लीमेंटेशन में आपको कोई बाधा बाधा हो, आप, मैं कहूँगा कि आप इस एक्ट को एक बार डिटेल्स में पढ़िए, है ना। ये आपको मिल जाएगा, गूगल में जाएंगे तो जी ये सर मैंने आपको सुना है पूरा लेक्चर। एक्ट हाँ मिल जाएगा, और इस एक्ट को आप डिटेल्स में पढ़ें तो आपको जी इसकी जी विशेष जानकारी होगी। और खास करके रोगी के मामले में ये जो जहाँ अब्यूज की बात है, बहुत सारी बात है बच्चों, और खास करके बच्चों का, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और इस सेंसिटिव इसको बताने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग इस एक्ट को जानकारी है और इसके तहत में हम लोग चर्चा करें। जहाँ तक इलाज की बात है वो तो अलग है ना, इलाज करना एक अलग मुद्दा है जो हम लोग कर रहे हैं, और उसमें सभी कोई कर सकते हैं। हरिनारायण जी में भी आपको रूब्रिक्स जो डाला है उसमें आपने देखा होगा कि चैट बॉक्स में बहुत सारे रूब्रिक्स उन्होंने डाला है, और वो हाँ जी बहुत जी अच्छा सर अभी उन्होंने देखिए। जानकारी आपके साथ रेडी रेफरेंस के लिए आपके पास में काम करेगा। लेकिन इसके अलावा जितना भी हरिनारायण जी जो दिए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जिसको कि आप लोग उसमें देख सकते हैं, और उस एक्ट के तहत अगर आप अपना टारगेट बनाइएगा तो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। तो आज के इस वेबिनार का जो प्रमुख मुद्दा था कि हम लोग ये इस एक्ट से कैसे अवगत हो, और ये मैं कहूँगा कि बबीता जी काफी अच्छा काम की हैं, ये इस एक्ट के जानकारी देने का प्रयास की है, और इन्होंने बहुत ही डिटेल्स में सारी बातों को बताया है। तो इस एक्ट से संबंधी अगर और कोई सवाल हो तो हम लोग के पास में थोड़ा सा समय और बचा है, आप उसको कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सर थैंक यू मैम। आपको कोई और सवाल है? एक सवाल लगता है कि और आया नहीं, एक और भी अभी डाले हैं, है ना। सीना तो सीना देखिए बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। सीना हम लोग सीना का यूज और कैमोमिला का यूज, सब बच्चे आते हैं जो दांत कट आते हैं तो सीना कैमोमिला, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी कि आपको इस स्लिप ड्यूरिंग्स में सीना वन ऑफ द मेडिसिन है, और सीना के जैसा ही, सीना के जैसा ही माने
इसको रेड लाइन सिम्टम्स भी कहते हैं। तो आर्सेनिक भी है, बैसिलिनम भी है, बेलाडोना भी है, लाइको भी है और ट्यूबरकुलिनम भी है। ये फर्स्ट ग्रेड में है। और सेकेंड ग्रेड में आ जाइए तो एंटीम्प्रूड आ जाता है, फिर ऑरम सल्फर आ जाता है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी एक दवा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित ना करें, है ना। ये किसी एक दवा पर ध्यान केंद्रित ना करें, इस दवा इसको एक बृहत रूप से देखने का कोशिश कीजिए। तभी जा करके आप ग्राइंडिंग टीथ हो या जो भी बात हो, आप उसका इलाज कर सकेंगे। अगर एक रूब्रिक्स को लेकर के, एक मेडिसिन को लेकर के चलेंगे तो ये थेराप्यूटिक अप्रोच हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है। ये कभी कभी आपको तुक्का लग जाएगा, लेकिन हमेशा ये सक्सेसफुल नहीं होता है। इसको सक्सेसफुल होने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है ना। किसी भी बच्चे में जहाँ इरिटेबिलिटी नहीं है, कैप्रिसियस नेचर नहीं है, तो हम सीना कैसे दे देंगे। दांत कटकटा, उसको कैप्रिसियस नेचर होना चाहिए। सीना का नेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वह कैप्रिसियस होता है। कहते हैं ना, छने तुष्टा छने रुष्टा, तुरंत खुश हो जाता है, तुरंत ये होता है, उसको जो मांगिए उसका मिल जाता है तो फिर फेंक देता है। तो इस तरह का सीना का मानसिकता तो जरूर से जोड़ देखना चाहिए। किसी भी दवा के जब आप यूज करते हो तो उसमें उसका पेशेंट का मानसिक अवस्था क्या है, उसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होगा। अगर इसको नहीं रखेंगे ना तो क्या होगा कि हम लोग दवा का ऐसे खाली नाम पर चलेंगे, थेराप्यूटिक मानेंगे कि इसकी दवा ये है, इसकी दवा ये है, तो ये होम्योपैथिक अप्रोच नहीं है। होम्योपैथिक अप्रोच के लिए आवश्यक है कि आप उसका डिटेल्स में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लीजिए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर आप प्रिस्क्राइब कीजिए, और वो जा करके आप, मैं देखा हूँ कि सीना कई एक जगह पर फेल कर जाता है, और मैं देख रहा हूँ कि उसके जगह पर तो आर्सेनिक भी बहुत अच्छा काम करता है बच्चों में, है ना। आर्सेनिक भी काम करता है, बैसिलिनम भी करता है। और जहाँ भी ट्यूबरकुलर बैकग्राउंड हो वहां पर बैसिलिनम और ट्यूबरकुलिनम का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वहां पर भी आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए ट्यूबरकुलिनम या बैसिलिनम को जबकि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशंस भी उसको इंडिकेट, ऐसा निश्चित नहीं है कि केवल फैमिली बैकग्राउंड हुआ टीबी का तो आप ले लोगे ट्यूबरकुलिनम या बैसिलिनम, ऐसा नहीं। उसके साथ में, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में अगर आप देखते हैं तो खाली ट्यूबरकुलर और बैसिलिनम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि आप रिपोर्टरी में देखिएगा। इसलिए रिपोर्टरी के समग्रता को ध्यान में रखिए, और रिपोर्टरी के टोटलिटी को ध्यान में रखेंगे तो आप पेशेंट के बहुत ही क्लोज पहुंच सकते हैं। इस बात का ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट करना चाहिए, है ना। और मुझे लगता है कि अभी और कोई किसी ने इस मेन मुद्दा था हम लोगों का ये रेगुलेशंस, और इस रेगुलेशन पर तो इन्होंने चर्चा कर दिया, लेकिन लगता है कि आप लोग इस रेगुलेशंस को से ज्यादा केवल रोग विश्लेषण पर किए, क्योंकि रोग विश्लेषण करना तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ में रेगुलेशंस का भी जानकारी होना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और क्योंकि बिना ये कानून के जानकारी में अगर आप इस तरह का करते हैं तो ये आपके लिए कभी कभी खतरा का विषय बन जाता है। और आप सभी जानते होंगे कि अभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, बहुत सारे ये एक्ट हैं, उस एक्ट में तहत आपका पनिशमेंट भी हो सकता है। धीरे धीरे नियम कड़ा होते जा रहे हैं, इसलिए नियम का अनुपालन करना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, समझ रहे हैं ना। तो और किसी को कोई सवाल तो नहीं है। मुझे लगता है कि अब हम लोग का सेशन अब समाप्त भी हो रहा है, और अंजलि जी हम लोगों को देख रही हैं कि कब बंद करते हैं, है ना, सेशन को। वेटिंग फॉर योर सेशन, सो नाउ द टाइम इज कमिंग, जस्ट आई विल टेक 30 minutes 30 seconds और ओके। तो विद दिस बबीता जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर लेक्चर को दिया, और मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे आज का सेशन कैसे, कौन सा स्पीकर मिलेगा, लेकिन आपने हमें समय पर मदद किया, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज के जो बहुत मेन बहुत स्पीकर थे, धन्यवाद सामने जी। हाँ मेन स्पीकर थे, वो उनको फीवर हो गया था, वो अटेंड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने इनसे कंसल्ट किया, इन्होंने तैयार भी हो गए। इसलिए मैं बबीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस सेशन को समाप्त करते हैं, तथा हाजिनी जी को
हम लोग इस सेशन को हैंड ओवर करते हैं। नाउ Thanks, ओवर टू यू Sahani sir. डॉक्टर डॉक्टर अनुजी, यू स्टार्ट योर सेशन नाउ।